नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। दिवाली से ठीक पहले आज एक देश के तौर पर भारत की इकोनॉमी यानी लक्ष्मी के लिए बड़ी खुशखबरी वर्ल्ड फोरम से आई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने इस वित्त वर्ष में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ा दिया है। अब इसके 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की विकास दर का दायरा बढ़ाया था। पिछले 2 दिनों से भारत में गूगल के सबसे बड़े डेटा सेंटर लगाने की खबर दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। पहले एप्पल और अब गूगल अगले 5 सालों में भारत में $15 अरब यानी करीब 1,33,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये फैक्ट्स तब आए हैं जब राहुल गांधी भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता रहे थे। ये फैक्ट तब आए हैं जब ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ से भारत और मोदी सरकार को डराने की कोशिश खुलेआम की थी। ये फैक्ट तब भी आए हैं जब नरेंद्र सरेंडर का नैरेटिव पब्लिक मन से गढ़ने की कोशिश हुई थी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के विरोधी क्या कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान इतने कंफ्यूजन में है कि कुछ भी डिसाइड नहीं हो पा रहा। बिहार में सीट शेयरिंग अभी तक फंसी हुई है, जबकि मुख्यमंत्री पद के स्वयंभू दावेदार तेजस्वी यादव ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया। राहुल ना तो इसे नकार रहे हैं, ना वो स्वीकार रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने नॉमिनेशन में ना राहुल गांधी थे, ना मुकेश साहनी थे और ना ही लेफ्ट का कोई बड़ा चेहरा था। ये कैसा महागठबंधन है भाई? कंफ्यूजन में सिर्फ राहुल ही नहीं, मोदी विरोधी बाकी नेताओं के बीच भी है। मोदी की इकोनॉमी को डेड कहने वाले राहुल की हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर आरोप है कि वो सरकारी योजनाओं के लिए मंदिरों से फंड मांग कर रही है। आज हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिरों के धन का उपयोग सरकार की योजनाओं में खर्च नहीं किया जा सकता, केवल धार्मिक कार्यों में ही इसका उपयोग हो सकता है। जिस बिहार में वोट चोरी को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, वहां एसआईआर के खिलाफ एक भी, गौर फरमाइएगा, एक भी ऑफिशियल कंप्लेंट आज तक दर्ज नहीं हुई। अखिलेश यादव कभी सीएम योगी को घुसपैठिया बताते हैं, कभी कहते हैं कि उनकी सरकार आई तो आजम खान के खिलाफ सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। ममता बनर्जी रेप कांड में आरोपियों पर कड़ा एक्शन लेने के बजाय बेटियों पर ही सवाल उठाया गया है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी हैं, जो कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर 2 टूक कह रहे हैं कि इससे खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा और यह भी कहा है कि जिसको जो भाषा समझ आती है उसी में समझा दिया जाएगा। ऐसे में पब्लिक का सवाल है कि मोदी का विकास रथ दौड़ता दिख रहा है, विरोधियों की पटरी क्यों डिरेल हो रखी है? यही है आज सवाल पब्लिक का। विकास के साथ नरेंद्र मोदी का चुनाव पर पूरा फोकस है। अब से थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बिहार के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे दिया। मोदी ने अपने विकास के विजन और सरकार के काम को घर घर पहुंचाने की अपील की कार्यकर्ताओं से। आज बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नामांकन किया, जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंची। कल से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ गई है। इस लिस्ट में 12 नाम है। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया गया है। जेडीयू ने भी आज 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। नाराज उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, हालांकि महुआ की सीट उन्हें नहीं दी गई। दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। अरे भैया, लिस्ट तो छोड़िए, किसको क्या मिलने वाला है यही नहीं पता।
कांग्रेस ने कल बैठक की लेकिन बेनतीजा रही। पहले फेज के नामांकन करने के लिए 2 दिन का वक्त बचा है और कंफ्यूजन को लेकर आवाज कांग्रेस के भीतर से ही उठ रही है। हालांकि तेजस्वी ने आज ये जरूर क्लियर कर दिया कि वो 2 सीट से नहीं, सिर्फ राघोपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। सुनिए। हमारा एक संकल्प है और जो संकल्प है आपको भी पता है कि कोई ऐसा परिवार ना बचे, यानी हर एक परिवार के पास एक सरकारी नौकरी हो। बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तेजस्वी तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर एक सीट की बात आती है तो हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर ही से अब चुनाव लड़ेंगे। सर, पहले तो आज आप लोग जब हम अंदर से निकलते हैं ना, तो सिर्फ जिसको कहा जाता है कि आप बोलेंगे वही बोलता है, हम लोग सब नहीं बोलते। हम उम्मीद के तहत पूछते हैं आपसे। हम उम्मीद के साथ नहीं बोलते हैं। अच्छा सर, केवल फिर भी बिहार को लेकर आप लोग आश्वस्त हैं कि आप लोग जल्द फैसला करके और आगे नहीं, सब लोग आज कल में तो सब खो ही जाना है ना। आज रात को ये लोग रात भर काम करेंगे। बोलना नहीं है कि कुछ पता ही नहीं है, तय ही नहीं हुआ। सवाल है कि राहुल गांधी है कहां? अभी तो बिहार में बुलेट पर चढ़कर एंग्री यंग मैन वाली भूमिका में नजर आ रहे थे। आज तेजस्वी के नामांकन में जाना चाहिए था, कम से कम एकजुटता का एक मैसेज तो देते। हमें नहीं, मीडिया को नहीं, बिहार की जनता को। लेकिन शायद कंफ्यूजन में नहीं गए। बंगाल रेप कांड पर अपडेट ये है कि यहां अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन केस अभी तक अनसुलझा दिख रहा है। दूसरी तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है। आज सीएम योगी ने उज्ज्वला योजना की पात्र महिलाओं को दिवाली के मौके पर मुफ्त सिलेंडर रिफिल का उपहार दिया। लाभार्थी 1 करोड़ 86 लाख महिलाओं के खाते में 1500 करोड़ रुपए की सब्सिडी भेज दी गई है। इस दौरान योगी ने दंगाइयों को भी कड़ी चेतावनी दे दी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के पास शासन का कोई मॉडल है ही नहीं। समझ में नहीं आता कि किसकी बात मानी जाए, किसको समझा जाए। आप दोनों की सुन लीजिए। सरकार की तो पहले से ही घोषणा है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। और यह केवल प्रदेश कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। बीजेपी के पास कोई मॉडल नहीं है। जो लोग एनकाउंटर का बहाना लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि ये परसेप्शन क्रिएट कर दो कि एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। अगर एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो बंथर जैसी घटना कैसे हो गई? जो 0 टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, जो 0 टॉलरेंस करप्शन की बात कर रहे हैं। 100 तहरीर हैं कानपुर में, अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। आईपीएस को बचा रहे हैं, आईपीएस अपराधियों को बचा रहे हैं। तो आज सवाल पब्लिक पूछ रही है। सवाल नंबर 1, नरेंद्र मोदी के विकास रथ पर आईएमएफ और गूगल की मोहर, डेड इकोनॉमी वाला नैरेटिव क्या अब ध्वस्त हुआ? सवाल नंबर 2, टिकट बंटवारे से लेकर सीएम फेस तक कांग्रेस हाईकमान स्टैंड लेने में इतने कंफ्यूजन में क्यों है? सवाल नंबर 3, महिला सुरक्षा से कानून व्यवस्था तक योगी लाउड एंड क्लियर। बंगाल रेप कांड का सच कब आएगा सामने? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर आनंद रंगनाथन लेखक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राजकुमार राजन प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथ आज इस शो में मौजूद हैं, फराज किदवाई प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के,
हमारे साथ तौसीफ अहमद खान तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर भी जुड़ रहे हैं, लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है कांग्रेस की इतनी तरफदारी करने वाले तहसीन पूनावाला के आज मैं जानना चाहती हूं कैसे तरफदारी करेंगे। और तहसीन भाई, पहला सवाल मेरा आप ही से है। आज तेजस्वी जी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। अब मुख्यमंत्री तो नहीं मान रहे, लेकिन महागठबंधन है ना, और महागठबंधन अगर एकजुट है तो कम से कम बड़े नेता के नामांकन फाइलिंग पर चले जाते, एक मैसेज चला जाता जनता में। मीडिया के लिए नहीं कह रही हूं, वो तो आप फोटो आप पहले कर चुके हैं, लेकिन नामांकन पर अगर राहुल गांधी तेजस्वी जी के साथ होते तो आपको नहीं लगता एकजुटता का ऐसा मैसेज जाता कि जनता भी सोचती कि भाई ये पार्टियां इकट्ठे कुछ करतब करके दिखाएंगी। लेकिन अफसोस ये हो ना सका। चल क्या रहा है? उधर मोदी जी को देखिए, चक्कों पर चक्के मार रहे हैं, कभी वर्ल्ड बैंक तो कभी IMF सलामी दे रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही है, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ ऊपर जा रही है। कहाँ है भाई डेड इकोनॉमी वाले? थैंक यू नाविका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हो। लगातार मैं सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत दिखता हूँ, टाइम्स नाउ नवभारत में तेजस्वी और राहुल जी को मैंने एक साथ देखा, लगातार एक साथ थे, हर जगह एक साथ थे, और तब भी मीडिया द्वारा क्रिटिसिज्म हो रहा था। एक साथ है तो कह रहे थे दोनों मोटरसाइकिल पे है, जीप पर है। अब वो अपना नामांकन भर रहे तो कह रहे राहुल गांधी जी किधर है। भैया, क्या नीतीश कुमार जी के नामांकन के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाते? ये कोई तर्क हुआ? तर्क है कि बिहार की जनता परेशान है, त्रस्त है वर्तमान नीतीश जी और भाजपा की सरकार के साथ। बिहार में ऐसा कोई काम नहीं किया गया है बिहार सरकार द्वारा जिससे ये बताया जाए कि बिहार ने प्रगति की। हाँ, ये आंकड़े देंगे कि बजट बढ़ा, सड़क इतनी बनी, वो तो पूरे मुल्क में बढ़ी, लेकिन बिहार आज भी देश के सबसे निचले स्थान पर है, सारे बड़े राज्यों छोटे राज्यों के अंदर। पर कैपिटा इनकम प्लान में सबसे बड़ा है, आगे है बिहार। तो सवाल ये है कि जो नई सरकार आने वाली है आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की इंडिया अलायंस की, और वो सरकार में हर घर में एक रोजगार दिया जाएगा, एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने जो वादे किए वो निभाएंगे, और राहुल जी और तेजस्वी एक साथ है। और कल रात को मेरी बात हुई तेजस्वी से, सारा एक साथ है, और कल सारा अनाउंसमेंट होगा हमारे मास्टर प्लान का। लेकिन सारे एक साथ हैं, दिख क्यों नहीं रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। उधर प्रधानमंत्री जी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी तहसीन पूनावाला है कि कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। थोड़ी बहुत लड़ाई तो अभी जेडीयू, एलजेपी सब में चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू अपने एक जैसे कैंडिडेट एक ही सीट पर उतार रही है, लेकिन यहां तो अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं हुआ। क्या लग रहा है, सिर्फ मोदी विरोध में ही जीवन कट जाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं तहसीन भाई को इस बात के लिए उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि अगर ये बताएंगे इतनी सड़कें बनी, इतनी पर कैपिटा इनकम हुई, इतना बजट हुआ, ये तो पूरे देश में हुआ। यानी ये बहुत, इसके लिए इनका धन्यवाद कि उन्होंने स्वीकार किया कि जो जबरदस्त प्रगति हुई है वो पूरे देश में हुई है। अगर बिहार की पर कैपिटा इनकम 6,000 कुछ 100 रुपए से बढ़कर आज 67,000 रुपए हुई है, तो देश की पर कैपिटा इनकम भी 74,000 रुपए से बढ़कर 2.5 लाख हुई है 10 साल में। तो अगर बिहार में बजट 23,000 था तो और 3,17,000 करोड़ रुपए हुआ है, 23,000 करोड़ से बढ़कर, तो ये हुआ है। अगर बिहार में बिजली का कवर 22% था और अब 100% हो गया है, और तब जबकि बिजली की सप्लाई उस जमाने में 3 घंटे से 6 घंटे हुआ करती थी, अब 22 से 24 घंटे। ये बिहार वही बिहार है, याद करिए, जहां बिजली का हालत ये था कि कई कई दिन, हफ्तों गांव में बिजली आती नहीं थी, तो मोबाइल, जो नोकिया का मोबाइल चलता था, मोबाइल चार्ज कराने के लिए 10 रुपए का चार्ज लगता था, क्योंकि जिनकी दुकानों में जनरेटर होता था तो दुकानदारों ने मोबाइल चार्जिंग पॉइंट लगा रहते थे, 10 रुपए दो मोबाइल चार्ज करवाओ। वहां से बिहार यहां तक पहुंचा है। तो जो बिहार की स्थिति है उसके अनुसार वो सही बात। अब रही बात इसकी, गठबंधन में सब कुछ है, तो इसके लिए मैं नाविका जी एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार, और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कई तो जमानत पर रिहा हैं और कोई तो हैं फरार। तो मुझे लगता है इनके गठबंधन की स्थिति यह है। कितनी मजेदार बात है। मैं ये बात तो तहसीन भाई से सहमत हूं
कि राहुल गांधी जाते नहीं जाते, पर मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी जी के नामांकन में कांग्रेस का कोई नेता गया और वो किस स्तर का नेता गया? जैसे आपने कहा कि हमारे यहां चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो या प्रधानमंत्री मोदी जी हो, बाकायदा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी प्रोजेक्टेड कैंडिडेट थे और उनके नामांकन में कौन जाता कोई बात नहीं। अभी तो कुछ तय ही नहीं हुआ। मतलब मजे की बात यह है कि राहुल गांधी के साथ सहबाला बन के खड़े हुए थे तेजस्वी जी कि मुझे सीएम घोषित कर दो, मैं तुमको पीएम घोषित करता हूं। यह कुछ वैसा ही था जैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रयास करते हैं कि मुझे नोबेल के लिए कौन नॉमिनेट कर दे, मगर राहुल जी ने तो नॉमिनेट नहीं किया उनको। अब समस्या यह है कि सीएम तो तय नहीं है, एक दूसरे सहवाला तैयार है डिप्टी सीएम बनने के लिए, मुकेश सहनी जी। अब वो कह रहे पहले मेरे को कर दो। तो कारण क्या है कि अंतर विरोधों से भरे हुए गठबंधन में, जिसमें एक दूसरे को निपटाकर आगे बढ़ने की जो मूल मानसिकता है, जो केवल मोदी विरोध की एक घृणा के विचार पर टिकी हुई है, उस कारण से यहां पर समस्या आ रही है और वो बहुत ही विजिबल रूप में दिख रही है। और जहां तक मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि ये अमृत काल का बिहार का पहला चुनाव है और अमृत काल में जेन जी से लेके और बिहार के जो वरिष्ठ और परिपक्व नागरिक हैं वो भी इस अमृत काल में इसको सन 2000 से पहले के 20वीं सदी के अंधकार काल में नहीं जाने देंगे। अमृत काल में विष बेल को नहीं फैलने देंगे। यह बात दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ नजर आ रही है और इसीलिए जो हड़बड़ाहट और बौखलाहट इंडी गठबंधन के घटक दलों में, नेताओं में, नेताओं के परिवारों में नजर आ रही है, वो इसकी बानगी या प्रमाण। सही कह रहे हैं आप। और राजकुमार राजन जी, मैं बहुत सीरियसली पूछना चाहती हूँ, ये मजाक का विषय नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि चलिए महागठबंधन, हर गठबंधन में सीट अरेंजमेंट में थोड़ी बहुत नोक झोंक, खींचतान, ये सब होता है, चलता है, देखते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन पहले दौर का जो चुनाव है उसकी नामांकन भरने की आखिरी तारीख परसों के दिन है, यानी कि 48 घंटे बचे हैं। अभी तक सीट शेयर का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। तेजस्वी जी ने अपना नामांकन भर दिया, कम से कम नाम के लिए राहुल गांधी ना सही, कोई बड़ा नेता कोई तो साथ होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जनता में अच्छा मैसेज जाता, बिहार के वोटरों में अच्छा मैसेज जाता? क्योंकि उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। वो कह सकते हैं कि हमने देश की इकोनॉमी इतनी बढ़ाई, इस राज्य में ये कर दिया, उस राज्य में ये करके दिखाया है, $15 बिलियन आ रहे हैं गूगल से, एप्पल से, अभी हाल ही में आए हैं, और तांता बंधा हुआ है। कभी कोई हेड ऑफ स्टेट आ रहा है, कभी कोई हेड ऑफ स्टेट जा रहा है भारत से। लेकिन आपके पास एक चीज है दिखाने के लिए, वो है वादे और आपकी एकजुटता। वादे आपने कुछ कुछ गिनाए हैं, लेकिन एक साथ खड़े होकर नहीं, और एकजुटता है कि दिखने का नाम नहीं ले रही। कैसे जीतेंगे चुनाव? नाविका जी, 2-3 पॉइंट मैं रखना चाहता हूं और वह बहुत गंभीर प्रश्न है कि जिस विकास की बात एनडीए करती है, और अभी सुधांशु जी जिनका उल्लेख कर रहे थे, उनके उल्लेख में इतने छिद्रान्वेषण है कि यह बिहार की जनता जानती है और समझती है, क्योंकि राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक जनता है बिहार की। नीति आयोग यह तो पूरा हिंदुस्तान जानता है और हमारे पैनल में बैठे हुए सब लोग जानते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। इनकी विकास की हवा जो है उस नीति आयोग के सर्वे में फीसदी साबित होती है। नाविका जी, कहने की बात नहीं है, यह उल्लेख है नीति आयोग में कि बिहार जो है बहुआयामी इंडेक्स में सबसे पिछड़ा क्यों है। 11 साल से डबल इंजन की सरकार है और बिहार के विकास की बात करते हैं। 20 साल से लगातार आप सरकार में हैं और जो जिनके माननीय अध्यक्ष नीति आयोग के प्रधानमंत्री जी होते हैं, वह नीति आयोग के इंडेक्स में बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है? अभी तक जो प्रति व्यक्ति आय है बिहार का सबसे कम है, गरीबी में बिहार सबसे फीसदी है, निवेश प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है, किसानों की आय सबसे कम है बिहार में। सब हिंदुस्तान का बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे अधिक पलायन होता है।
बेरोजगारी बिहार में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा ग्रामीण बेरोजगार 83% बिहार के हैं। महंगाई सबसे ज्यादा बिहार में है। आप देखिए 6 से लेकर 10,000 रुपये तक की जो कम आय है 65% लोगों के पास है, बिहार में सबसे कम है। और 2 करोड़ 97 लाख जो बिहार की जनसंख्या है, उसमें से 94 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिसकी आय सिर्फ मात्र 6,000 से कम है। ये इनका विकास का मॉडल है जो बिहार 20 साल से भुगत रहा है। इसलिए बिहार अब नए युवा मॉडल पर इतने सवाल कर दिए, महागठबंधन के मॉडल के बारे में भी जवाब दे देते तो अच्छा होता, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि वहां बताने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन आनंद रंगनाथन जी, आप हाथ उठा रहे हैं तो सवाल की शुरुआत आप ही से कर देती हूँ। जनता पूछ रही है। राकेश शुक्ला लखनऊ यूपी से पूछ रहे हैं, मोदी विरोध में भारत की इकोनॉमी को डेड बताने वाले अब आईएमएफ की रेटिंग और गूगल के निवेश पर क्या कहेंगे? भाई मानेंगे नहीं और क्या कहेंगे? विनय झा का पटना बिहार से सवाल है, राहुल गांधी क्यों इतने कंफ्यूजन में है कि अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई? क्या राहुल बिहार में कांग्रेस का सीएम बनाना चाहते हैं? और हरीश सक्सेना कानपुर से पूछ रहे हैं, एनडीए में अब जेडीयू वर्सेस एलजेपी हो गया है, 5 सीटों पर दोनों ने उम्मीदवार उतार दिए, क्या नरेंद्र मोदी सब सुलझा लेंगे? ये पब्लिक के सवाल है। आनंद रंगनाथन जी, इन पर भी कुछ कह दीजिए। नमस्कार नाविका जी, और मेरे सारे जो सह पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार। माफ कीजिएगा, लेकिन जो मुझसे पूर्व पैनलिस्ट थे, आरजेडी के थे, मुझे समझ में नहीं आता कि आरजेडी से हैं कि कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि इतना झूठ तो राहुल गांधी भी नहीं बोलते जितना उन्होंने बोल दिया। और रही राहुल गांधी की बात, तो नाविका तहसीन मेरे प्रिय मित्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। मतलब इतना तो कबड्डी प्लेयर अपनी जंघा को थपथपाता नहीं जितना राहुल गांधी को थपथपा चुके हैं 1 मिनट के अंदर। लेकिन वो सब थपथपाई खोखली है। क्यों? क्योंकि आज बुद्धि की डेथ हुई है, इकोनॉमी की नहीं। जब एक रिप्यूटेड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कहे कि इंडिया इतनी तेजी से अपनी जीडीपी बढ़ा रहा है, जब आपके घर के आंकड़े ये कह रहे हैं कि भाई जीएसटी कलेक्शन हिस्ट्री में सिंस रिकॉर्ड्स बिगन इतनी ज्यादा नहीं हुई जितने पिछले साल हुई 270 बिलियन, जब ये कह रहा है सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकी 25 मिलियन, जब ये कह रहा है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हुई लास्ट ईयर, जो जॉब्स के 46 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुए हैं, ये क्लेम्स की रिपोर्ट जो कि यूपीए ने लागू करी थी आरबीआई के अंडर। अब मैं आता हूं 3 मुद्दों पे। मैं डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर राजकुमार है, उन्होंने भी कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम चरम सीमा पे है। क्या आपको पता है कि बिहार में 3.6% अनएम्प्लॉयमेंट है? अगर आप 36 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स ले, बिहार की रैंकिंग 20th है। आप कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं? क्लेम्स रिपोर्ट पढ़िए पिछले। अब ये देखिए तहसीन हंस रहे हैं क्योंकि इनका मन में कह रहा है अरे यूपीए की इंस्टीट्यूट कही गई रिपोर्ट पे बोल रहे हैं और हमें हंसी आ रही है। ये नर्वस हंसी है भाई, ये झूठ। बिहार सबसे आगे, हम तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा नौकरी बिहार में है। मैं खत्म करने वाला हूं। नंबर 1 है भाई। तहसीन बड़ी गलत बात है। तहसीन भाई आप तो मत बोलिए। 2 सरकारें आपके पास, हिमाचल में जहां मंदिरों का पैसा चाहिए खटाखट मॉडल के लिए, और एक कर्नाटक में जहां खटाखट चल नहीं रहा, लेकिन फिर भी बस अभी जो गड्ढे सड़कों में उनके भरने के पैसे नहीं है। तो आप अपना इकोनॉमिक मॉडल अपने जेब में रख लीजिए। इस देश को वो इकोनॉमिक मॉडल नहीं चाहिए। आनंद रंगनाथ। हाँ प्लीज तहसीन प्लीज 1 मिनट। अब आप क्राइम की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि बिहार का क्राइम रेट, अभी लेटेस्ट एनसीआर भी देखिए, 277 क्राइम रेट पर लाख पॉपुलेशन। ये स्टेट की रैंकिंग में 15वां है। और आप कह रहे हैं कि ये ज्यादा है। मैं मानता हूं ज्यादा है, लेकिन आपका जो बार है वो कांग्रेस स्टेट ने सेट नहीं किया है, वो आदित्यनाथ ने सेट किया है। तो भैया उसका बार तो कोई कांग्रेस। और फाइनल आंकड़ा, फाइनल, अब यह बात सुनते जाइए बात को। सबसे जरूरी बात, नाविका, अभी तक आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, इंडिया के सारे इलेक्शन स्टेट और जनरल वो महंगाई पे लड़े जाते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं तहसीन से, इन्फ्लेशन क्या है? पिछले 8 साल में सबसे कम है 1.53, और अगर आप 1.54%, और अगर आप 2018 का 1.53% हटा दें एक ब्लिप, तो ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। माफ कीजिएगा, ये सलमान खान का गाना गा दिया मैंने, जो इन्फ्लेशन इतना कम है। महंगाई की इशू है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है नहीं, क्राइम का इशू है नहीं, और बिहार का जीडीपी पर कैपिटा 33,000
से लेकर 60,000 हो गया है। बिहार का जीडीपी 5 लाख से लेकर 9.8 लाख हो गया है, करोड़ हो गया है। तो इशू क्या है आपका? मैं बताता हूँ। आनंद रंगनाथन जी, ऐसा तो नहीं है कि राम राज्य आ गया है, लेकिन हाँ जो इंडिकेटर्स थे वो बढ़े हैं। और ये आईएमएफ का डेटा भी कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी 3.2 पर आ गई है 3.3 से, और अगले साल 3.1 पे है। भारत की इकोनॉमी का प्रोजेक्शन 6.4 था, वो 6.6 हो गया है। लेकिन फराज किदवाई, आप तो मानेंगे नहीं, क्योंकि मोदी विरोध एक अलग ही धर्म है। मोदी विरोध का धर्म आपने छोड़ना नहीं है, और मोदी विरोध के धर्म पर आप चल रहे हैं। चलिए, आप विरोध करिए, आपका वही धर्म है तो। लेकिन अगर ये धर्म है तो कम से कम आपस में तो एकजुटता रख लीजिए। अब बिहार में कोई एकजुटता नजर आ रही है, और ऊपर से इधर अखिलेश जी कह रहे हैं अरे भाई कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं हो रहा, इनको पता नहीं है। गवर्नेंस के मॉडल का फर्क समझिए, या समझते हुए भी नासमझ बन रहे। नविका जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा अधि हृदय कठोरा। इसका मतलब यह हुआ कि इनका सुबह से लेकर के शाम तक झूठ ही बोलना है, झूठ ही खाना है, झूठ ही बताना है। और ये ऊपर से तो बड़े मीठे होते हैं, लेकिन जैसे मोर सांपों को खा जाता है ना, वैसे ही इनके हृदय जो हैं वो बड़े निर्दयी होते हैं। अभी आपने बहुत, मतलब आपकी तो खैर, मैं आपको, यू आर वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट आई वुड से इन इंडिया, लेकिन बड़ी होशियारी से नविका जी आपने आईएमएफ को घुमा दिया। ये लीजिए, आज ही के अखबारों में हेडिंग है आईएमएफ की कि आफ्टर वर्ल्ड बैंक IMF also cuts India's financial year 27 GDP growth forecast by 20 basis points, lower its GDP growth forecast to 6.2% days after the World Bank announced a similar cut. दूसरी चीज इसमें यह लिखी हुई है 27 की आप बात कर रहे हैं, अक्टूबर को 27 की आप बात कर रहे हैं। आ रहा हूं मैं मैडम, आगे 25 पे आ जाइए, आगे भी आ रहा हूं। अमृतकाल से थोड़ा सा पहले सुनिए तो सुनिए तो मैम, उस पे भी आ रहा हूं। 1 अक्टूबर को आरबीआई ने जो प्रोजेक्शन दिया था, जो फोरकास्ट दिया था, वो मैम कितने का था आप बताएंगे या मैं बताऊं? इट वॉज 6.8%, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ने कम कर दिया है। ये नैरेटिव फैलाया जाता है नविका जी कि जो न्यूज है उस न्यूज को भी अगर नेगेटिव न्यूज है तो उसको पॉजिटिव कैसे की जाती है। फराज भाई ने, सुनिए नाविका, फराज भाई ने समाजवादी पार्टी का अखबार पढ़ लिया। फराज भाई, 20 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है, घटा नहीं है। सॉरी, माफ कीजिएगा, आपको इंटरप्ट करना चाहता हूं। 2027 की बात कर रहे हैं, बीच में मत। 2027 में क्या होने वाला है, भविष्यवाणी उस बात की है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी 2027 की बात कर रहे हैं, लेकिन 2025 की सच्चाई समझ में नहीं आ रही इनके। अब क्या ही कहा जाए। मैं समझा रहा हूं आपको, पूरी खबर पढ़िए मैडम, पूरी खबर पढ़िए। इतनी समझ नहीं है मेरी। 25 पहले समझूंगी मैं, 27 बाद में समझूंगी। मेरी इतनी समझ नहीं है जितनी समाजवादी पार्टी की है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप समझा दीजिए। चलिए अब फराज भाई मैं जवाब दे दूं। मैं 1 मिनट सुनिए नाविका जी, जो फराज भाई ने कहा, फराज किदवई ने कहा, हम उसकी बात को मान लेते हैं। इन्होंने 6.2 कहा, आज रेट ऑफ इन्फ्लेशन 1.54 है, यानी ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर की 4 गुनी विकास दर है। अब मैं फराज भाई से विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, 77 साल की आजादी में 17 साल हमारी सरकार रही है, यानी आपके हिसाब से हिंदूवादियों की सरकार, और 60 साल सेकुलरवादियों की सरकार। चैलेंज करके पूछता हूं, एक बताइए ईयर जिसमें महंगाई की दर से 4 गुना ज्यादा रही हो विकास की दर। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, 4 गुना तो छोड़िए, हमेशा महंगाई की दर ऊपर और विकास की दर नीचे। 2013-14 में याद करिए, एक दौर तो ऐसा था, लोग कहते ना 50 साल पहले 1974 में 27% महंगाई की दर और विकास दर 1%। फराज भाई याद है आपको, भारत की विकास दर 1.5, 1.25, 2, 2.25 रहती थी। तो भारत का मजाक उड़ाया जाता था कि इंडिया कैन नेवर क्रॉस 2% बिकॉज दिस इज ए हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट 2% ही रहेगी भारत की। आपकी बात मान ले तो भी 4 गुना ज्यादा है साहब। और एक और बात समझिए, 6 मार्च 2023 को
राहुल गांधी ने इंग्लैंड में जाके कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इंग्लैंड एंड अमेरिका आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। और आज आपको पता, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो आपके थे, सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा डेलीगेशन लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए। उन्होंने खुद कहा, दिस इज द बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन बाय यूनाइटेड किंगडम टू एनी कंट्री, दैट इज टू इंडिया। अरे भाई, इतना तो समझ लीजिए, क्या विकास की दर, क्या महंगाई की दर और क्या चीज बन रही है। और मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, फिर जो कोई आंकड़ों में बैठ के करना चाहे वो तो अलग बात है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर हमारे 80 एयरपोर्ट एक्स्ट्रा बने हैं तो कौन बना रहा है? अगर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे हो गया है तो कौन कर रहा है? रोजगार नहीं क्रिएट हो रहे हैं। 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है तो ये कौन बना रहा है? रोजगार नहीं क्रिएट हो रहे हैं। अगर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने हैं, 11 करोड़ शौचालय बने हैं, भारत ने विमान वाहक युद्धपोत बना लिया है, ब्रह्मोस बन रहा है, कौन बना रहा है? फराज भाई, उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस की फैक्ट्री लगी है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री जी 18 तारीख को करने जा रहे हैं। बाकायदा प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है। उद्घाटन तो पहले हो चुका है, अब प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है, जिसका निर्यात भी होगा। एक आपका दौर था जब बात आती थी, यूपी में कट्टे बनते थे, और आज आ रहा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस बनकर फॉरेन को एक्सपोर्ट होगी। इसलिए मैं कहता हूं, नजारा बहुत बदला है। नजरें बदलिए, जिसे एक लाइन में कहा जाता है, नजरों ने बनाई, मतलब नजरों ने बनाई है। देखिए, अच्छा बोल लीजिए आनंद जी, कुछ इस बस मैं 5 सेकंड बोलना चाहता हूँ। नाविका इंटरप्ट नहीं, सुधांशु जी की मैं सुन के रहूंगा जो इनका वो कविता होगी। ये फराज भाई फाइनेंशियल ईयर 27 में भी झूठ बोल रहे हैं। 20 बेसिस पॉइंट वहां भी इंक्रीज हुआ है। ये पता नहीं कौन सी खबर के लेके आए हैं। ये तहसीन ने तो नहीं दे दिया इनको अखबार। नाविका जी, मेरा नाम लिया जाए, जवाब देने का मौका दिया जाए। मैं एक लाइन बोलिए। गलत बात है। देखिए, इनकी नजरों के लिए कहना चाहूंगा कि नजरें जो न होती तो नजारा भी ना होता, और दुनिया में मोदी विरोधियों का गुजारा भी ना होता। नजरों ने सिखाई इन्हें शोखी भी अदा भी, नजरों ने बनाया है इन्हें खुद भी खुदा भी। अब ये अपनी नजर में खुद खुदा बने हुए हैं, उस नजर का तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो सब नजर का फेर है। बिल्कुल, तो सही नजारा मैं क्या कहूँ, मुकर्रर कहने को जी कर रहा है फराज भाई। हाँ। अब इसमें तो कोई आपको जगह नहीं मिलेगी कुछ कहने की, पर 30 सेकंड देती हूं काउंटर के लिए। ठीक है नाविका जी, अब ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर उसी रिपोर्ट पर आ रहा हूं जो आज इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। इसमें 2026 के बारे में भी बताया गया है कि 1 अक्टूबर को आरबीआई ने जो 6.8% का फोरकास्ट किया था, उससे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने कम करके 6.2% कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपने उत्तर प्रदेश की बात की। घाटमपुर में नाबालिग से रेप, माइनर रेप, मर्डर इन देवरिया। एक 8 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है। लखनऊ में अमृतकाल के इस उत्तम प्रदेश में एक 8 साल की उत्तम प्रदेश में गैंग रेप होता है। राजधानी की मैं बात बता रहा हूं। 19-year-old raped by 23 in 7 days in उत्तर प्रदेश। फराज की दवाई ऐसे हर रेप को हमें कंडेम करना चाहिए और बिल्कुल जस्टिस मांगनी चाहिए। लेकिन आपकी आवाज दुर्गापुर पर तो नहीं निकली होगी ना, संदेश खाली पर तो नहीं निकली थी ना। और मैं ये भी कह दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने क्या कहा है कि अगले चौराहे पर रेप करने वालों के लिए यमराज खड़े होंगे और यमराज टिकट कटा देंगे सीधा, और जिसको जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में समझाया जाएगा। एक वो सीएम है, लेकिन तौसीफ भाई एक सीएम है बंगाल में, और बंगाल की सीएम ने क्या कहा है आप भी जानते हैं, देश भी जानता है। पब्लिक सवाल पूछ रही है और मैं पब्लिक का ही सवाल आपके सामने रख रही हूं। अभिजीत बैनर्जी का कोलकाता से सवाल है, ममता बनर्जी रेप कांड में पीड़ित पर ही सवाल उठा रही हैं। ऐसा कहकर ममता बनर्जी के आरोपियों को कवर फायर नहीं दे रही। विकास मिश्रा जौनपुर से पूछ रहे हैं, अखिलेश यादव को योगी का विकास मॉडल नहीं दिख रहा है क्या? अखिलेश को माफिया राज ज्यादा पसंद है? और पंकज कुमार भागलपुर से कह रहे हैं, पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में कह दिया कि एकजुट एनडीए एकजुट बिहार।
क्या इसके बाद भी कोई संशय बाकी रह गया है कि एनडीए में साथ एका नहीं है, विरोधी अपने घर को क्यों नहीं देखते? ये सारे तमाम सवाल जनता पूछ रही है। तौसीफ भाई जवाब। नाविका जी देखिए, एनडीए में एकता नहीं है, ये तो बात बहुत क्लियर है, ये कल ही समझ में आ गई थी। जहां पे 115 और 110 सीट पे लड़े थी पिछली चुनाव में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, इस दफा वो 101 में लड़ रही है। और इस दफा जो सबसे बड़ा इन लोगों का विरोध हो रहा है एनडीए में, जो घमासान मचा हुआ है, वो चिराग पासवान को लेकर के है कि नीतीश कुमार जी को खत्म करके चिराग पासवान को जो है एज अ फ्यूचर चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट क्यों किया जा रहा है। अरे भैया आप इंडी गठबंधन की बात कर देना, बीजेपी में बैठे हुए हैं जो अपने आप को तेजस्वी और राहुल का फॉर्मूला बता दे जो है। जी हाँ, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ। अपने गठबंधन की बात बता दे। भागलपुर का आपने नाम लिया, भागलपुर के एमपी अजय मंडल, नाविका जी भागलपुर के एमपी एमएलए हैं जेडीयू के गोपाल मंडल, वो तो जाकर के चीफ मिनिस्टर घर के सामने में धरना देके बैठे हुए हैं। जो बिहार असेंबली के जो स्पीकर है नंद किशोर यादव, उनको पटना साहिब के कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटा दिया गया है। तो घमासान तो एनडीए में अलायंस में भी मची हुई है। दूसरी बात आपने की, योगी आदित्यनाथ, माननीय योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उनको यह भाषा शोभा नहीं देता कि जो है यमराज का टिकट कटवा देंगे। ये भाषा जो है एक चीफ मिनिस्टर का तो नहीं क्या होता। करें? हाँ, ये भाषा तो क्या चाहते हैं आप? नहीं क्या चाहते हैं? फालतू ये कहना कि लड़कियों को घर बाहर नहीं निकलना चाहिए हॉस्टल से, क्या ये बेहतर है? क्या लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये बेहतर जवाब होता? कमाल करते हैं तौसीफ भाई। सुधांशु जी देखिए क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तौसीफ खान कह रहे हैं कि योगी जी की बात सही नहीं है, तो क्या ममता जी की बात सही है? सुधांशु जी, ममता बनर्जी ने अपराजिता बिल, नहीं मेरे बीच ममता जी की पार्टी के ममता जी की पार्टी का प्रवक्ता योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ऐसे अपशब्द क्यों बोलता है? क्योंकि इनके दौरे हुकूमत में संदेश खाली में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ निरंतर रेप करने वाला शाहजहां शेख जलवाए जलाल के साथ घूमता है। इनकी पार्टी में तो गुंडों, अपराधियों, मवालियों के साथ वो सिजदा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, रात को तो निकलते हुए महिलाएं असुरक्षित हैं, पर तौसीफ भाई ये बताएंगे कि ममता जी के राज्य में मेडिकल कॉलेज में महिला सुरक्षित है क्या? ममता बनर्जी जी के राज्य में आरजीकर कॉलेज में महिला सुरक्षित है क्या? ममता जी के राज्य में किसी भी वो सो कॉल्ड ऐसे इलाके जो आप लोगों के वोट बैंक वाले हैं उसमें सुरक्षित है क्या? और योगी आदित्यनाथ जी ने जो स्थिति बनाई है, मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, याद करिए मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में थे और पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में हलफनामा दिया और रिक्वेस्ट दी कि मुझे यूपी की जेल में न भेजा जाए। मैं कांग्रेस सरकार के दामने रहमत में उनकी जेल में पंजाब में बहुत अपने को महसूस कर रहा हूं। आज स्थिति ये है, एक दौर था भाई साहब, ये बात है जो विरोधियों के समझ में आ ही नहीं रही। मोदी विरोध में जीने वाले कब सच्चाई देखेंगे मुझे पता नहीं। आपस में एका है नहीं, चले हैं बस मोदी विरोध में अपनी सरकार बनाने। क्या है एजेंडा? एकमात्र मोदी विरोध। मोदी को हटाना है, हमको आना है। करेंगे क्या? साथ में रहेंगे? कोई पता नहीं। और जनता से हमने सवाल पूछा, सर्वे किया, मोदी के विकास पर आईएमएफ, गूगल की मोहर, डेड इकोनॉमी का नैरेटिव ध्वस्त हो गया। 25,000 लोगों ने इस पर रिस्पॉन्ड किया। हाँ कहने वाले 77%, नहीं कहने वाले 19%, कह नहीं सकते 4%। जनता अपना वर्डिक्ट बार बार दे रही है, लेकिन मोदी विरोधियों को कब समझ आएगा पता नहीं। चुनाव का दौर है, अगर चेंज चाहते हैं तो चेंज के लिए क्या महागठबंधन को थोड़ी अपनी नीति चेंज नहीं करनी पड़ेगी? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। जब खुद साथ नहीं तो जनता को साथ कैसे लेंगे? ये भी सवाल पब्लिक पूछ रही है। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद।